सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द इंडियन पॉलिटी लेक्चर सीरीज। और आज हमें स्टार्ट करना है आर्टिकल नंबर 17 और 18 विच आर पार्ट्स ऑफ राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी में हमने आर्टिकल नंबर 14 कर लिया था, 15 कर लिया था एंड 16 भी कर लिया था। आज हमें करना है आर्टिकल नंबर 17 और दूसरा हमें क्या आर्टिकल करना है, दैट इज आर्टिकल नंबर 18। जैसे ही हमारे ये दोनों आर्टिकल ओवर हो जाएंगे तो राइट टू इक्वालिटी विच इज अ फंडामेंटल राइट, विच इज द फर्स्ट फंडामेंटल राइट जो कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है हमारा, वो ओवर हो जाएगा। सो आर्टिकल 17 जो है बात करता है अनटचेबिलिटी की। किसकी बात करता है? अनटचेबिलिटी की। सो आर्टिकल 17 जो है एबोलिश करता है अनटचेबिलिटी को, ठीक है, और फॉरबिड करता है उसकी प्रैक्टिस, यानी उसकी प्रैक्टिस जो है फॉरबिड करता है इन एनी फॉर्म। अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म। ऐसा नहीं है कि अनटचेबिलिटी का मतलब सिर्फ यही है कि एक हाई कास्ट वाला इंसान लो कास्ट वाले इंसान के साथ क्या है, छुआछूत की बात करें, यानी बोले कि भाई हम आपको छू भी नहीं सकते, आपके साथ खाना भी नहीं खा सकते, आपके साथ बैठ भी नहीं सकते, अगर आप सेम ट्रेन में बैठे हैं तो आपके साथ बैठ भी नहीं सकते। सिर्फ अनटचेबिलिटी का मतलब ये नहीं होता, और भी सारी जो डिसेबिलिटीज लगती हैं लोअर कास्ट पे, लगती हुई आई हैं हिस्टोरिकली, वो सारी चीज को क्या है, एबोलिश करता है आर्टिकल नंबर 17। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। आप लोगों ने जब एंशियंट इंडिया पढ़ा होगा, जब एंशियंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ा होगा, तो हमारे लेक्चर्स पूरी की पूरी सीरीज है हमारे चैनल पे, देख लीजिएगा आप एंशियंट हिस्ट्री के ऊपर। तो जब आप लोगों ने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें देखा होगा, तो जो वैदिक लिटरेचर थी, जो वैदिक लिटरेचर्स थी लिटरेचर थी, और साथ में इसी तरह से जो डिफरेंट यज्ञ होते थे, उसमें जो है लोअर कास्ट, जो लोअर क्लासेस या लोअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी थे, उनको अलाउड भी नहीं था। उनको जो है ये चीज़ें, यानी वैदिक वैदिक लिटरेचर को पढ़ना अलाउड भी नहीं था। जो यज्ञ होते थे उसमें बैठना भी अलाउड नहीं था। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। इसी तरह से ये जो गैप बढ़ता गया सोसाइटी में, ठीक है, इसको हटाने के लिए जो है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे उसने जो है इंट्रोड्यूस करा, कॉन्स्टिट्यूशन में सॉरी इंट्रोड्यूस हुआ, दैट इज आर्टिकल नंबर 17, जो कि एबोलिश करता है, खत्म करता है किसको, अनटचेबिलिटी को, और फॉरबिड करता है उसकी प्रैक्टिस किसी भी रूप में, किसी भी फॉर्म में। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। तो अगर कह सकते हो इन्फोर्समेंट होता है, ठीक है, किसी भी इंसान के ऊपर डिसेबिलिटी लगाई जाती है अनटचेबिलिटी की वजह से, किसी भी इंसान पर डिसेबिलिटी लगाई जाती है अनटचेबिलिटी के वजह से, तो वो क्या है, एक पनिशेबल ऑफेंस है। पनिशेबल ऑफेंस है, ठीक है, कानून के जरिए वो क्या है, पनिशेबल ऑफेंस है। तो यानी अगर आज के जमाने में कोई इंसान ये कहता है दैट आई बिलोंग टू अ हायर कास्ट, आई बिलोंग टू अ हायर कास्ट, और मेरे साथ एक लोअर कास्ट का इंसान नहीं बैठ सकता। क्यों? क्योंकि भाई वो तो अछूत है। अगर ऐसा हायर कास्ट वाला इंसान कहता है तो प्रॉपर लॉ के जरिए उसको पनिशमेंट मिल सकती है, प्रॉपर लॉ के जरिए उसे पनिशमेंट मिल सकती है, ठीक है। और ये जो लॉ है किसके ऊपर बना हुआ होगा, दैट इज एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल नंबर 17। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन अनटचेबिलिटी की बात तो करता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है अनटचेबिलिटी जो टर्म है उसकी कोई डेफिनेशन नहीं लिखी हुई है। कॉन्स्टिट्यूशन में अनटचेबिलिटी इज नॉट डिफाइंड। सो दिस टर्म अनटचेबिलिटी इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है दैट इन कॉन्स्टिट्यूशन अनटचेबिलिटी इज डिफाइंड एंड नॉट, सो इट इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन मैसूर हाई कोर्ट की एक जजमेंट में उन्होंने कहा था कि भाई सब्जेक्ट मैटर जो है आर्टिकल 17 का, ठीक है, ये अनटचेबिलिटी को लिटरल सेंस में बात नहीं करता। यानी सिर्फ अनटचेबिलिटी का मतलब क्या है कि भाई जो एक इंसान दूसरे इंसान को कह सकता है हम आपको छू भी नहीं सकते या आप हमको छू भी नहीं सकते, ठीक है, लिटरल सेंस में तो अनटचेबिलिटी का मतलब यही होता है। लेकिन हाई कोर्ट ने बोला कि ये जो अनटचेबिलिटी वाला पार्ट है, इसमें सिर्फ लिटरल सेंस नहीं है, इसमें बाकी ऐसी प्रैक्टिस आती हैं जो कि हिस्टोरिकली जो है हमारे कंट्री में होते हुए आई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, तो जो फॉर एग्जांपल जो बाहर जो लोअर कास्ट होती थी बहुत पुराने ज़माने में, एंशियंट हिस्ट्री में लोअर कास्ट होती थी, जब वो मेन विलेज के अंदर आती थी, जब वो मेन विलेज के अंदर उन्हें आना होता था, जो लोअर कास्ट होती थी जब उन्हें मेन विलेज के अंदर आना होता था, तो वो लोग ढोल बजाते हुए आते थे। ऐसा आप सर्च करना इंटरनेट पे, तो वो ढोल बजाते हुए आते थे या शोर शराबा करते हुए आते थे। और ऐसा नहीं था कि उनको मजा आता था इस चीज को करने में। ये ऐसा था इसलिए क्योंकि जो हाई क्लास वाले या फिर हाई कास्ट वाले जो लोग हैं जो विलेज में रहते हैं, उनको पता चल जाए कि भाई ये लोअर क्लास वाले या फिर लोअर कास्ट वाले लोग आ रहे हैं, ठीक है, और क्या है, अब वो लोग इस रास्ते पे नहीं कह सकते हो जा सकते।
उनके हिसाब से ये जो रास्ता है अब क्या हो गया, पोल्यूटेड हो गया है। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। सो ये क्या है, ये भी तो अनटचेबिलिटी है। इतना ज्यादा बुरा फील कराना एक सर्टेन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जस्ट बिकॉज वो एक ऐसे क्लास में उनका बर्थ हुआ है जो जिसको लोअर दर्जा दिया गया है, जिसको लोअर दर्जा दिया गया है। आई होप सो। सो मैसूर हाई कोर्ट ने क्या बोला है, दैट अनटचेबिलिटी का लिटरल सेंस में मतलब नहीं है, लेकिन ऐसी सारी प्रैक्टिसेस जो कि डेवलप हुई हैं हिस्टोरिकली इन आवर कंट्री, ठीक है। फिर हाई कोर्ट ने ये भी बोला, यानी अनटचेबिलिटी का मतलब ये होता है, यानी जो सोशल डिसेबिलिटी, एक ऐसी डिसेबिलिटी जो कि किसी सर्टेन क्लास या सेक्शन पे लगाई गई है बाय रीजन ऑफ देयर बर्थ, जो जस्ट मैंने अभी बताया, बाय रीजन ऑफ देयर बर्थ, यानी उनके बर्थ की वजह से जो भी लोगों के ऊपर क्या लगाई गई है, दैट इज सोशल डिसेबिलिटी लगाई है, उसको क्या बोलते हैं, उस वो भी अनटचेबिलिटी का पार्ट है। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। इसी तरह से इन पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स केस 1982 में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोला है दैट राइट अंडर आर्टिकल 17 इज अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट टू टेक नेसेसरी एक्शन टू इंश्योर दिस राइट इज नॉट वायोलेटेड। यानी जो अनटचेबिलिटी का जो कह सकते हो, जो ये हमारा राइट है आर्टिकल नंबर 17 में, ये प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी है, प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि स्टेट में ही अगर कुछ गड़बड़ हो रही है या स्टेट में ही ऐसी प्रैक्टिस, यानी गवर्नमेंट में ही ऐसी, गवर्नमेंट ऑफिस में या फिर कहीं पे ऐसी प्रैक्टिस हो रही है अनटचेबिलिटी की, सिर्फ स्टेट लायबल नहीं है, लायबल आपका प्राइवेट इंडिविजुअल भी है। हो सकता है ना कि भाई एक पड़ोस का बंदा, ठीक है, दूसरे पड़ोसी को सिर्फ ये बोल दे कि भाई आप हमारे साइड, हमारे साथ घर नहीं बना सकते क्योंकि भाई आप लोअर क्लास से हो, तो वो भी क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ अनटचेबिलिटी। सो जो जो आर्टिकल 17 है, इट इज ऑल्सो अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स। आई होप सबको समझ आ गया होगा। और फिर ये जो हमारा एक्ट है, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1965, इसने डिफाइन करा है सिविल राइट को, क्या बोला है इसने, इसने डेफिनेशन दी है किसकी, सिविल राइट की, कि ऐसा कोई भी राइट जो कि किसी पर्सन को, ठीक है, ऐसा कोई भी राइट जो कि किसी पर्सन को मिलता है बिकॉज ऑफ एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी बाय आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको सिविल राइट कहा गया है। उसको क्या कहा गया है, सिविल राइट। यानी हर इंडियन सिटीजन को एक सिविल राइट मिलता है, हर इंडियन सिटीजन को क्या मिलता है, सिविल राइट मिलता है। और सिविल राइट जो है एक ऐसा राइट है जो कि किसकी वजह से मिला है हमें, दैट इज एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। एबोलिशन, एबोलिशन इंपॉर्टेंट वर्ड है ऑफ अनटचेबिलिटी। आई होप सबको समझ आ गया होगा। तो दिस वाज आर्टिकल नंबर 17। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 18। तो जिस तरह से अनटचेबिलिटी जो है, अनटचेबिलिटी क्या है, एक नेगेटिव चीज है। अनटचेबिलिटी क्या है, नेगेटिव चीज है। अब बात करी जाए एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, ठीक है, आर्टिकल नंबर 18। आप लोगों ने जब एंशियंट हिस्ट्री या फिर मिडिवल हिस्ट्री पढ़ी होगी, इसी तरह से जब आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो उसमें देखा होगा कि भाई बहुत सारे लोगों को, जैसे फॉर एग्जांपल टाइटल्स मिले हुए थे, राजा महाराजा के टाइटल्स मिले हुए थे, सबको समझ आ रहा होगा, ठीक है, महाराजा ऑफ जोधपुर, और भी बहुत सारे किंग ऑफ द किंग्स, ऐसे अलग अलग टाइटल्स लोग यूज करा करते थे। इसी तरह से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, इसी तरह से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो भी बहुत सारे टाइटल्स दिया करती थी। ये सब आप लोग कहाँ पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर इंसान को बहुत ज्यादा बड़ी, कह सकते हो क्या है, एक अलग से प्रिविलेज मिल रही है, एक बहुत ज्यादा बड़ी प्रिविलेज मिल रही है, ठीक है, उसको अलग से ट्रीटमेंट मिल रही है, ठीक है, बाय द स्टेट। तो क्या ये चीज सही है, क्या ये बाकियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, जस्ट बिकॉज कि भाई एक इंसान एक पर्टिकुलर सेक्शन में उसका जन्म हुआ है तो उसको महाराजा बोला जा रहा है, महाराज अधिराज या कुछ भी, उसको एक अलग से टाइटल दिया गया है, तो उसका एबोलिशन जो है हो जाता है आर्टिकल नंबर 18 में। सो आर्टिकल नंबर 18 जो है प्रोहिबिट करता है स्टेट को, ठीक है, किसी भी इंसान को या किसी भी सिटीजन या फॉरेनर को टाइटल देने से। यानी जो इंडियन स्टेट है, यानी जो इंडियन गवर्नमेंट है, वो किसी भी सिटीजन को या फॉरेनर को, दोनों को, तो आर्टिकल 18 जो है सिटीजन और फॉरेनर दोनों के लिए है। सो इंडियन गवर्नमेंट जो है किसी भी इंसान को कोई भी टाइटल नहीं दे सकता, कोई भी टाइटल नहीं दे सकता। तो आज के ज़माने में महाराजा, ठीक है, या महाराज, ऐसा कोई टाइटल आप लोगों ने नहीं देखा होगा, बिकॉज देर इज एबोलिशन ऑफ टाइटल्स इन आर्टिकल 18 विच इज अ फंडामेंटल राइट।
ठीक है, फिर इसी तरह से, और जो भी इंडियन सिटीजन है वो किसी फॉरेन स्टेट से जो है टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता। कोई भी इंडियन सिटीजन फॉरेन स्टेट से टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि भाई ऐसे क्वीन ऑफ इंग्लैंड या किंग ऑफ इंग्लैंड फॉर एग्जांपल एसआरके को कोई टाइटल दे दे, ठीक है, और वो कह सकते हो एसआरके एक्सेप्ट जो है नहीं कर सकता। एसआरके कौन है? शाहरुख खान, ठीक है, बहुत ज़्यादा फेमस एक्टर है इंडिया में, और इवन फॉरेन में भी बहुत ज़्यादा इनका बोलबाला है, ठीक है, अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। तो ऐसा नहीं है कि इनके काम से खुश होकर किंग किंग या फिर क्वीन ऑफ इंग्लैंड इनको कोई बहुत बड़ा टाइटल दे दे, ये जो है एक्सेप्ट इसे नहीं कर सकते, बिकॉज ही इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सो जो आर्टिकल 18 है वो प्रोहिबिट करता है सिटीजन ऑफ इंडिया को फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल, ठीक है, फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, फिर ऐसा कोई फॉरनर जो कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में है, ऐसा कोई फॉरनर जो कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में है, या गवर्नमेंट के किसी ट्रस्ट में काम करता है, या गवर्नमेंट के किसी ट्रस्ट में काम करता है, ठीक है, या गवर्नमेंट के लिए काम करता है, वो भी टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता, वो भी टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता किसी फॉरेन कंट्री से भी। है तो बंदा फॉरेनर, लेकिन अगर वो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में काम कर रहा है या फिर किसी ट्रस्ट में काम कर रहा है अंडर द स्टेट, तो वो भी टाइटल जो है एक्सेप्ट नहीं कर सकता फ्रॉम फॉरेन स्टेट। फॉरेन कंट्री से भी वो टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता, लेकिन अगर उसको परमिशन मिल जाती है प्रेसिडेंट से, देन ही और शी कैन एक्सेप्ट द टाइटल, यानी कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज मस्ट, कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज मस्ट। सो फॉरनर होल्डिंग, यहाँ पे फॉरेन नहीं लिखा है, यहाँ फॉरनर है, ठीक है, फॉरनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट कैन नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। इसी तरह से नो सिटीजन नो सिटीजन और फॉरनर कोई सिटीजन या फिर फॉरनर जो है, अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या फिर ट्रस्ट के या फिर गवर्नमेंट के, सीधा अगर बात कर जाए गवर्नमेंट के लिए अगर काम करता है, ठीक है, तो फिर क्या है, वो ना ही किसी स्टेट से प्रेजेंट ले सकता है, या फिर किसी ऑफिस या एमोल्यूमेंट को जो है एक्सेप्ट नहीं कर सकता किसी भी फॉरेन कंट्री से बिना कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट के। यानी कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट यहाँ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कोई भी सिटीजन या फिर फॉरेनर, कोई भी सिटीजन या फिर फॉरेनर जो कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या फिर कह सकते हो जो गवर्नमेंट के अंडर ट्रस्ट है, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर ही फॉर एग्जांपल आप लगा लीजिए, ठीक है, गवर्नमेंट के लिए अगर कोई काम करता है तो वो कोई भी प्रेजेंट या एमोल्यूमेंट या फिर ऑफिस जो है एक्सेप्ट नहीं कर सकता किसी भी फॉरेन स्टेट से बिना कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट के। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इक्वालिटी मेंटेन हो रही है। क्या इक्वालिटी मेंटेन हो रही है? नहीं हो रही? ऑफ कोर्स हो रही है। सो आगे बढ़ते हैं। अब बालाजी राघवन केस होता है 1995 में, जिसमें जो है इस चीज को क्वेश्चन करा गया कि भाई ये जो नेशनल अवार्ड है, क्या क्वेश्चन करा गया कि जो नेशनल अवार्ड है, जैसे भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण हो गया, पद्म भूषण हो गया, पद्मश्री हो गया, क्या ये जो अवार्ड्स मिलते हैं क्या ये लीगल है, मतलब क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है? ठीक है, इस चीज पे क्वेश्चन करा गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ, ये जो नेशनल अवार्ड्स होते हैं, ठीक है, जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ठीक है, ये जितने भी नेशनल अवार्ड्स हैं, ये सारे के सारे क्या है, वैलिड हैं। क्या है? वैलिड हैं। क्यों? क्योंकि ये मेरिट के बेस पे दिए जाते हैं। किसके बेस पे दिए जाते हैं? मेरिट के बेस पे दिए जाते हैं। और कोर्ट कहता है कि थ्योरी ऑफ इक्वालिटी, मतलब इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि मेरिट को रिकॉग्नाइज ना करा जाए। ठीक है, किसको मिलता है भारत रत्न किसको मिला है? ठीक है, लता मंगेशकर को मिला है। ठीक है, क्या उनसे बड़ा सिंगर आज तक कोई फीमेल सिंगर इंडिया में रहा है? जो लता मंगेशकर है वो सिर्फ इंडिया में फेमस नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस रही है वो। ठीक है, इसी तरह से जितने भी भारत रत्न हैं, क्या वो सिर्फ मतलब उनको ऐसे ही रैंडम कि भाई चमचागिरी के मिला है, चमचागिरी के लिए मिला है गवर्नमेंट की? नहीं, दे वर कह सकते हो बहुत ज्यादा स्किल्ड, हाईली स्किल्ड इंडिविजुअल, जिन्होंने बहुत ज्यादा कह सकते हो इंडिया का नाम रोशन करा है। सो भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण या पद्मश्री, जितने भी नेशनल अवार्ड्स हैं, उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड करा। लेकिन इन्होंने एक कंडीशन बोली। कंडीशन ये थी कि जितने भी ये नेशनल अवार्ड्स मिलते हैं, इसको जो कोई भी इंडिविजुअल है जिसको ये अवार्ड मिला है, वो इसको सफिक्स या प्रीफिक्स की तरह यूज नहीं कर सकता। सफिक्स या प्रीफिक्स की तरह यूज नहीं कर सकता। अगर वो, और सफिक्स या प्रीफिक्स किसमें? नाम में। ठीक है, यानी लता मंगेशकर जी अभी तो खैर नहीं है दुनिया में, अगर वो बोले कि भाई
वो अपना नाम रख लें भारत रत्न लता मंगेशकर। सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। यानी अपने नाम के आगे सफिक्स या प्रीफिक्स नहीं लगा सकते। ठीक है। सो दिस वाज सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन बालाजी राघवन केस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ी अच्छी सी लाइन है, दैट इज थ्योरी ऑफ इक्वालिटी। थ्योरी ऑफ इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है दैट मेरिट शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड। सो दिस वाज अंडर आर्टिकल नंबर 18, जहां पे टाइटल्स को टोटली एबॉलिश कर दिया गया। सो नेशनल अवार्ड्स की, एक बार नेशनल अवार्ड्स की तरफ देख लेते हैं। एक ब्रीफ में मैंने थोड़ा बहुत लिखा हुआ है यहाँ पे। सो नेशनल अवार्ड्स जो है कह सकते हो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में मिलते हैं। ठीक है। सिविलियन अवार्ड्स में आते हैं आपके भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। और फिर आते हैं गैलेंट्री अवार्ड्स। ठीक है, ये गैलेंट्री अवार्ड्स भी आप लोगों ने सुने होंगे। वॉर टाइम में जब युद्ध छिड़ रहा हो, जब युद्ध की भूमि में, या फिर कह सकते हो जैसे फॉर एग्जांपल कारगिल वॉर था। ठीक है। फिर इसी तरह से जैसे 1972 वॉर था, तो जितने भी ये सारे जब वॉर्स होते हैं, उस टाइम अगर कोई कोई भी कह सकते हो आर्मी में या एयरफोर्स में, या फिर जितने भी मिलिट्री पर्सनल है जो भी अपना जो योगदान देते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, तो उनको मिलता है वॉर के टाइम में ये तीन अवार्ड्स, दैट इज परमवीर चक्र, महावीर चक्र एंड वीर चक्र। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। लेकिन पीस टाइम अवार्ड जो है इंडिया में, वो कौन है, वो कहाँ पे है, दैट इज अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। ठीक है। तो जब युद्ध नहीं हो रहा होता, यानी जब वॉर नहीं हो रहा होता है, तो मिलते हैं ये तीनों अवार्ड। और वॉर के टाइम में मिलते हैं, जो वॉर के टाइम में जो भी इंसान योगदान देता है, चाहे वो आर्मी पर्सनल हो, एयरफोर्स पर्सनल हो, इवन सिविलियंस को भी ये गैलेंट्री अवार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, मिल सकता है, इवन सिविलियंस को भी ये गैलेंट्री अवार्ड्स मिल सकते हैं। आई होप सबको समझ आ रहा होगा।